Let's start the today's class with our chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. ओके तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा वेदर क्या होती है, क्लाइमेट क्या होती है और कैसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। तो अभी जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कैसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट को। ओके तो बेसिकली वेदर तो आप लोगों को पता ही है, किसी भी जगह की जो 24 आवर्स का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का डेटा होता है वो होता है वेदर। ओके तो अगर मैं और सिंपल वे में बोलूँ तो कुछ ऐसे या हिंदी में बोलूँ तो वेदर मतलब होता है मौसम। ओके तो मौसम आप सब लोगों को पता है चेंज होता रहता है। आज कुछ और आज जैसे सनी डे है, सूरज निकला हुआ है, कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी। ओके तो वेदर चेंज हो सकता है। तो वेदर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे कि गर्मी है या ठंडी, ह्यूमिडिटी पे मतलब हवा में कितनी नमी मौजूद है, रेनफॉल पे कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, विंड स्पीड पे ओके कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। इन सब चीज़ों को मिला करके वेदर बनता है। ठीक है, आप वेदर फोरकास्ट, न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्ट निकलता है तो आप कभी न्यूज़पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें वेदर फोरकास्ट स्टडी करिएगा। ओके तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये एलिमेंट्स होते हैं कुछ जिससे ये पता चलता है कि किसी भी जगह का वेदर क्या है। ओके किसी भी जगह का मौसम क्या है। ओके तो वेदर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा। ओके तो क्या क्या चीज़ें हम वेदर में देखते हैं? वेदर में हम किसी भी जगह का टेम्परेचर, जहाँ का वेदर निकालना है, सपोज़ चोटिला का वेदर निकालना है तो चोटिला का टेम्परेचर देखेंगे, चोटिला की ह्यूमिडिटी देखेंगे कि हवा में कितनी नमी मौजूद है, चोटिला में रेनफॉल कैसी होती है ये देखेंगे, विंड स्पीड देखेंगे कि चोटिला में विंड स्पीड क्या रहती है। और इन सब डेटा को इकट्ठा करके, इन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके चोटिला का वेदर बन जाएगा। ओके तो वेदर तो ये होता है। अब क्लाइमेट की बात करें, अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। वेदर में जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या करता है? वेदर का पूरा फोरकास्ट करने में मदद करता है। ओके कि वेदर क्या होती है। ओके तो क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री टेम्परेचर तक शो करता है। ओके मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है वो -10 से 110 डिग्री टेम्परेचर तक शो करता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर शो करने, इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज होने के कारण उसको वेदर थर्मोमीटर बोलते हैं या फिर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं, क्योंकि उस थर्मोमीटर की मैक्सिमम रेंज 110 डिग्री सेल्सियस होती है और मिनिमम रेंज जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके और एक और बात मैं बता दूं, वेदर में आप जितने भी चेंजेस देखते हैं, मौसम में जितने भी चेंज आप देखते हैं, वो सारा का सारा चेंज जो होता है वो सन के कारण होता है, वो सूरज के कारण होता है। ओके सन के कारण पूरा चेंज होता है। ओके तो जितना भी चेंज आप देखते हैं वो किसके कारण होता है? सन के कारण होता है। ओके तो सन अगर है तो धूप निकलेगी। ओके धूप है तो एनर्जी मिलेगी प्लांट्स को, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वगैरह कर पाएंगे। ओके और अगर सन नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सन अगर नहीं है तो। ओके मतलब ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं ढंग से, कोई प्रोसेस नहीं हो पाता है। ओके तो हर चीज़ वेदर में जितना भी चेंज आ रहा है, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब किसके कारण आ रहा है? ये सब सन के कारण आ रहा है, सूरज के कारण आ रहा है। ओके अब क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर पैटर्न होता है कि कितने महीने तक कौन सा वेदर रह रहा है।
मतलब अगर हम हमारे चोटिला की बात करें तो कितने महीने गर्मी पड़ती है, कितने महीने की बरसात होती है, कितने महीने सर्दी होती है, तो ये 25 सालों तक चोटिला में देखा गया होगा, तब जाके चोटिला का वेदर क्लाइमेट बना होगा। ओके, तो काफ़ी लंबे समय तक किसी एक जगह का वेदर जो है वो उस जगह का क्लाइमेट बना देता है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट और एडेप्टेशन का क्या रिलेशन होता है? देखिए, जो भी क्लाइमेट होता है किसी भी एरिया का, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, किस तरह के जानवर होते हैं, ओके, ये सब जो है ये बताते हैं कि कैसे इन जानवरों ने, इन पेड़ पौधों ने यहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अडेप्ट कर लिया है। ओके, तो इसके पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुकूल बना लेना। सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर बाहर गर्मी है तो आप टोपी पहन के निकलिए, या फिर आप लाइट कलर के कपड़े पहन के निकलिए, आप कॉटन के कपड़े पहन के निकलिए, आप छाता लेकर के निकलिए। ओके, अगर बाहर सर्दी है तो आप जैकेट पहन के निकलिए। तो ये सब क्या है? एडेप्टेशन है। अब देखिए, एनिमल्स हैं तो एनिमल्स टोपी तो लगाएंगे नहीं, एनिमल्स जैकेट पहनेंगे नहीं। ओके, तो एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं? एनिमल्स क्या करते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं, तो मैं अगर भालू की बात करूं तो भालू गुफा में चले जाते हैं सर्दियों में। ओके, गर्मियों में वो बाहर निकल के सिर्फ खाना खाते हैं। ओके, खाना खा के अपना पेट भरते हैं, फैट बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में, मोटे होते जाते हैं, और सर्दियों में सिर्फ वो एक काम करते हैं, आराम करते हैं बस। ओके, तो ये ऐसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। ओके, तो अडेप्टेशन का मतलब होता है बाहर की परिस्थिति के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेना। ओके, तो हमने पढ़ा था क्या? पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में कुछ ऐसे, सबसे पहली बात तो पोलर रीजन्स होते क्या हैं? अगर हम अर्थ की बात करें, हमारी पृथ्वी की बात करें, अगर आपने अर्थ का या पृथ्वी का या वर्ल्ड का डायग्राम देखा है, तो वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है और सबसे नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर पोल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले हिस्से में होता है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, पूरा बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है सीधी नहीं पड़ती है वहाँ पर, इसलिए पूरी बर्फ़ जमी हुई है। फिर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल है एंटार्क्टिका। वहाँ पर एंटार्क्टिका में मैं बात करूँ तो एंटार्क्टिका में भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है। तो साउथ पोल में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ओके, तो इस एंटार्क्टिका में बर्फ़ जमी हुई है पूरी। तो नॉर्थ पोल में भी बर्फ़ है, साउथ पोल में भी बर्फ़ है, और वहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है ठंडियों में कभी कभी -37 डिग्री चला जाता है। मतलब 0 से 37 डिग्री नीचे। आप सोच सकते हैं कितना कम टेम्परेचर होता है ये। -37 डिग्री सेल्सियस कितना कम टेम्परेचर होता है। ओके, तो ये जो इतना कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर जो है, इस कम टेम्परेचर में कैसे कोई भी एनिमल्स या प्लांट सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने कम टेम्परेचर में भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर। पोलर बियर एक ऐसा भालू है जो पोल्स में पाया जाता है। ये वाइट कलर का होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। ओके, और इसकी स्किन जो है वो इतनी मोटी होती है कि कितनी भी सर्दी हो इसको प्रोटेक्ट कर लेती है वो स्किन। ओके, फिर और कौन से जानवर पाए जाते हैं? पोलर बियर तो पाया ही जाता है, पोलर बियर के साथ साथ में पेंगुइन पाई जाती है। ओके, और रेनडियर पाए जाते हैं, मूस पाए जाते हैं। मूस क्या होते हैं? मूस रेनडियर जैसे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। कभी आप स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, MOOSE, मूस को सर्च करके देखिएगा। इतना बड़ा लेकिन बहुत शांत जानवर होता है ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, कनाडा वगैरह में पाया जाता है। ओके, तो
पोलर रीजन्स की हमने बात की थी कि कैसे पोलर रीजन्स बर्फ़ से ढके होते हैं, फिर भी वहाँ पर जानवर सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो कैसे सरवाइव कर पाते हैं? वहाँ के जानवरों ने अडेप्ट कर लिया खुद को। अब जैसे पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर की चमड़ी इतनी मोटी होती है ना, फैट इतना ज़्यादा होता है उसकी चमड़ी में कि उनको ठंड जो है वो नहीं लगती, चाहे जितनी ठंड हो। ओके, पोलर बियर को आप गर्म इलाकों में भेज दीजिए, वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि गर्मी उसको इतनी लगेगी कि वो मर जाएगा। इनफैक्ट जब टेम्परेचर ज़ीरो के आसपास होता है तो ऐसा बोलते हैं कि एंटार्क्टिका वगैरह में, पोल्स में गर्मी का मौसम आ गया है। सोचिए, माइनस से ज़ीरो आने में या माइनस टेम्परेचर से, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी से कम सर्दी होने में पोलर बियर को गर्मी लगने लगती है और पोलर बियर पानी के नीचे अपना समय बिताने लगते हैं, मतलब वो ठंडे पानी में खुद को ठंडा करते हैं। ओके, तो पोलर बियर ने कैसे अडेप्ट किया है खुद को, ये बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि उनकी स्किन इतनी मोटी होती है, उनकी स्किन में इतना फैट होता है। ओके, इतना फैट होता है उनकी स्किन में, पोलर बियर की स्किन में, कि पोलर बियर्स जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं इतनी सर्दी होने के बावजूद भी। ओके, तो ये देखिए, ये पोलर बियर है, तो इसको कई फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये वाइट होता है तो स्नो में पता नहीं चलता है, बर्फ़ में पता ही नहीं चलता पोलर बियर कहाँ पर है, आसानी से छुप सकता है। क्यों छुपेगा? क्योंकि इसको जो मारने वाले दूसरे जानवर होंगे या फिर क्या बोलते हैं, इंसानों की देख रेख में ना आ जाए, इंसान इनको ना पकड़ लें, इस वजह से ये वाइट कलर के हैं तो इनको छुपने में आसानी होती है। दूसरा, जब ये किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उसको खाने के लिए, तो किसी दूसरे जानवर का शिकार करने में इनको छुपने की ज़रूरत होती है, तो इनका वाइट कलर इनको बर्फ़ में आसानी से छुपा लेता है। ओके, तो देखिए इसके यहाँ पर फ़ायदे लिखे हुए हैं पोलर बियर के वाइट कलर के होने के। द वाइट फर इज़ नॉट सो ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। बर्फ़ के एरिया में, जहाँ पर स्नो एरिया है पूरा, तो वहाँ पर ये वाइट फर जो है, वाइट कलर का जो इनका फ़र है वो दिखता ही नहीं है। ओके, वाइट कलर का फ़र जो है वो दिखता ही नहीं है, वो बर्फ़ में छुप जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो इसके प्रेडिटर होते हैं और जो प्रे होते हैं, प्रेडिटर मतलब जो पोलर बियर को मार सकते हैं, और प्रे मतलब जिनको पोलर बियर मारकर खा लेते हैं, तो ये दोनों, प्रेडिटर हो चाहे प्रे हो, ये प्रेडिटर और प्रे इसको वाइट कलर के होने के कारण देख नहीं पाते हैं। ओके, तो दोनों तरीके से इसका फ़ायदा हो जाता है। ओके, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, पोलर बियर के सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। उससे क्या होता है कि ये जो पोलर बियर है ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। ओके, पोलर बियर अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। ओके, उसको पता चल जाएगा कहाँ पर मौजूद है। ओके, उसके नाखून बहुत लंबे होते हैं ताकि वो बर्फ़ को खोद सके। बर्फ़ को खोद करके वो बर्फ़ के नीचे पानी होता है, तो पानी से मछलियाँ निकाल लेता है वो, कभी कभी सील वगैरह को निकाल लेता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये पोलर बियर जो है आसानी से, बड़े बड़े नाखूनों के कारण ये चल पाता है बर्फ़ में। ओके, फैट की एक बहुत बड़ी लेयर होती है उसकी बॉडी में, उससे क्या होता है कि ये गर्म रह पाते हैं। ओके, इनको ठंडी नहीं लगती पोलर बियर्स को। ओके, इनके पास 2 थिक लेयर होती हैं, पोलर बियर के पास 2 थिक लेयर होती हैं फर की। फर मतलब क्या होता है, बालों की 2 थिक लेयर होती है, 2 मोटी लेयर होती हैं, तो वो इनको गर्म रखने में मदद करती है। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन भी होते हैं, तो पेंगुइन भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। पोलर बियर बहुत अच्छे से तैर लेते हैं पानी में, उसी तरह पेंगुइन भी बहुत अच्छे से तैर लेते हैं। ठीक है, उनके फीट, ये देखिए पेंगुइन की जो पैर हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब जैसे बत्तख होते हैं, उनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां अलग अलग हैं,
तो उनकी हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, आपस में, तो उससे वो तैरने में उनको मदद मिलती है। ओके, तो देखिए और दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं पोलर रीजन्स में, जैसे फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और कुछ बर्ड्स। ओके, तो ये सब सर्वाइव कर पाते हैं पोलर रीजन्स में। चलिए अब डिड यू नो में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। देखिए सर्दी वाले इलाकों से, मतलब पोलर रीजन से, जब वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब बहुत ठंड हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो कुछ पक्षी हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो वहाँ से उड़ करके 15-15 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके, सोच लीजिए 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके दूसरी जगह पर आते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कुछ बर्ड्स आते हैं, कहाँ, राजस्थान में भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पर भरतपुर में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आते हैं जो कि 15-15 हज़ार किलोमीटर की सफ़र तय करके आते हैं। जैसे एक बर्ड होता है आर्कटिक टर्न, वो आर्कटिक सर्कल से आता है 12 से 15 हज़ार किलोमीटर सफ़र तय करके। ओके, और हैरानी वाली बात यह है कि उनको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, उनको अपने आप पता रहता है। हर साल वो आते हैं, उनको हर साल पता रहता है कि किस तरफ जाना है। ओके, तो जनरली दे फ्लाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो जो भी ठंडी एरिया होते हैं तो वहाँ पर उड़ने के कारण उनकी बॉडी में गर्मी पैदा हो जाती है। ओके, उड़ते हैं तो वो पंख फड़फड़ाते हैं, पंख फड़फड़ाने से उनकी बॉडी में गर्मी पैदा हो जाती है। ओके, बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। ये अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि कैसे ये जो बर्ड्स हैं ये हर साल एक ही पाथ फॉलो करके कैसे इतनी दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके एक ही जगह पर आते हैं। ओके, बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। मतलब ये इनके दिमाग में ऐसा माना जाता है कि इनके दिमाग में पहले से ही मैप फीड रहता है कि हमको यहीं जाना है। ओके, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ये मूव कर पाते हैं या माइग्रेट कर पाते हैं। ओके, कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि सन की डायरेक्शन के कारण ये मूव कर पाते हैं या माइग्रेट कर पाते हैं। ओके, तो देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। कुछ एविडेंस है जिससे बर्ड्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिशेज, इंसेक्ट आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। मतलब जैसे ही ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो बहुत सारे जानवर, मछलियाँ हो गई, इंसेक्ट हो गए, ओके, और मैमल्स हो गए कुछ, वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह। जैसे सवाना जो ग्रास लैंड है अफ्रीका में, मैं आपको वहाँ की बात बता दूँ, पूरी घास है, बहुत ही कम पेड़ मिलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो विल्डर बीस्ट होते हैं, विल्डर बीस्ट एक तरह के घोड़े होते हैं सींग वाले। ओके, तो जो विल्डर बीस्ट होते हैं, तो विल्डर बीस्ट जो घोड़े होते हैं वो जब ग्रास लैंड में घास की कमी हो जाती है तो वो नदी क्रॉस करके अपने जान का जोखिम लेके, क्यों जान का जोखिम होता है, क्योंकि नदियों में मगरमच्छ होते हैं बहुत सारे, तो उस नदी को क्रॉस करके वो दूसरे मैदान की तरफ जाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर घास ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना भी एक तरह का एडेप्टेशन है। ओके,
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ट्रॉपिकल वर्ड आया कहाँ से। ट्रॉपिकल वर्ड आया ट्रॉपिक्स से। अब ट्रॉपिक्स कौन सा एरिया होता है? अगर आपने ग्लोब देखा हो या अगर आपने अर्थ का डायग्राम देखा हो तो वो रीजन जो अर्थ के बीचों बीच मौजूद होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। कैसे? वो एरिया जो अर्थ के बीचों बीच मौजूद होता है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ओके, एक ऊपर का हिस्सा हो जाता है और एक नीचे का हिस्सा हो जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो लाइन होती है वो होती है इक्वेटर। उनको डिवाइड करने वाली लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर। मतलब अर्थ के बीचों बीच से लेफ़्ट टू राइट जो लाइन जाती है वो कहलाती है इक्वेटर। अर्थ के डायग्राम में कभी देखिएगा इक्वेटर कहाँ पर है। ओके, तो इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर के 23.5 डिग्री नीचे आप लोगों को ट्रॉपिकल एरिया मिलता है। क्या मिलता है? ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे के एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ओके, तो इन्हीं ट्रॉपिकल एरिया में रेन फॉरेस्ट होते हैं यानी वर्षा वन होते हैं। तो इन्हीं ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो वर्षा वन होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं आपको अगर समझाऊं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में हम बात करें तो साउथ का जो पोर्शन है जहाँ पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, तो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खास बात ये होती है कि सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है इनमें। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है जो और दुनिया में कहीं नहीं मिलती देखने को। ओके, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्लांट और एनिमल्स की ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं। ओके, तो मैं ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करूं अगर, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ इंडिया के साउथ में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ की ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पर जो भी पानी होता है तो वो एवेपोरेट करता है, बहुत तेज़ी से भाप बन के उड़ता है। तो वो पानी जब उड़ता है भाप बन के, ओके, वो पानी जब एवेपोरेट करता है, वो पानी जब भाप बन के उड़ता है तो आसमान में जा कर के बादल बनाता है। तो इन एरियाज़ में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी गर्मी और बारिश के कारण यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की वैरायटियाँ, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत गर्म होता है क्योंकि ये कहाँ मौजूद है? इक्वेटर में मौजूद होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा जो मंथ होता है, सबसे ठंडा जो टेम्परेचर वाला मंथ होता है उसमें भी टेम्परेचर 15 डिग्री तक ही जाता है। आप देख रहे थे पोल्स में टेम्परेचर तो माइनस में चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जा रहा है 15 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है। ओके, ड्यूरिंग हॉट समर्स यानी गर्मी के सीज़न में द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में तो टेम्परेचर 40 डिग्री के भी ऊपर निकल जाता है। ओके, दिन और रात जो है लगभग बराबर हो जाते हैं। ओके, तो दीज रीजन्स, इन रीजन्स में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इन रीजन्स का वो ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन, इतने घने जंगल पाए जाते हैं कि वो और कहीं नहीं देखने मिलते। ओके। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कौन सा हिस्सा होता है? इंडिया में साउथ में दो पार्ट में डिवाइड होता है इंडिया। ओके, साउथ में दो पार्ट में डिवाइड होता है। ईस्ट साइड वाला ईस्टर्न घाट कहलाता है और वेस्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है। ओके, मतलब केरला वाला पोर्शन वेस्टर्न घाट कहलाएगा और तमिलनाडु वाला पोर्शन जो है वो ईस्टर्न घाट कहलाएगा। ओके, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दूँ तो। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली कहाँ पर? ये वेस्टर्न घाट्स और असम का जो एरिया है यहाँ पर क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, कंटिन्यूस गर्मी और रेन के कारण दिस रीजन सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस जगह पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटियाँ पाई जाती हैं। ओके, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जानवर पाए जाते हैं इन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, बंदर पाए जाते हैं, एप्स पाए जाते हैं। एप्स में क्या क्या आ जाता है? चिंपांजी, ओरेंगुटन, गोरिल्ला। ओके, गोरिल्लास पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं और ऐसे हज़ारों जानवरों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ओके, लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो एनिमल्स हैं ये अडेप्ट कर गए हैं इस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट को। ह्यूमिड मतलब नम, नम मतलब टेम्परेचर में, मतलब जो आपका एयर है, एयर में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो बरसात का मौसम है उसमें हवा में नमी के कारण आप अगर खिड़की आपकी खुली है और उसके पास में आप बुक रख दो तो बुक के जो पेजेस हैं वो धीरे से फोल्ड होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वो पेजेस नमी को, यानी जो हवा में मौजूद वाटर है उसको वो पेजेस जो हैं आपकी बुक के वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके उनका शेप जो है वो चेंज होने लगता है। ओके, आपने ये भी फील किया होगा कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें लकड़ी के खिड़की और दरवाजे आसानी से बंद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हवा में मौजूद जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और एब्जॉर्ब करने के कारण वो फूल जाते हैं, फूलने के कारण वो बंद नहीं होते हैं। ओके, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं रेन फॉरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स को उगाने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करवाने के लिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। ठीक है, सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। बहुत सारे जानवरों के प्रेजेंट होने के कारण फूड यानी खाना और शेल्टर यानी रहने की जगह की बहुत ज़्यादा कमी होती। ओके, तो मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। बहुत सारे जानवर जो हैं वो पेड़ों में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। जैसे रेड आई वाला फ्रॉग होता है, उसके हाथ और पैर में स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो पेड़ों में चिपक सके। देखिए रेड आई फ्रॉग यहाँ पर दिया हुआ है, ये रेड आइड फ्रॉग है, लाल आँख वाला मेंढक। तो इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि चिपकने वाले कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे वो आसानी से पेड़ों में चिपक सकते हैं। ओके, तो ये एडेप्टेशन है, ये उस जगह पर सरवाइव करने के लिए फ्रॉग्स का एडेप्टेशन है। ओके, और रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स on its feet to help it climb trees in which it lives. Okay, to help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. बंदरों के पास भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो बंदर होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी पूँछें होती हैं और उन पूँछों से ये पेड़ों को पकड़ सकते हैं, पेड़ों की ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है और वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को। ओके, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, समझ सकते हैं। ओके, और गाइस जो भी आपको डाउट आया हो आज के चैप्टर में, पहले तो ये चैप्टर रीड करिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, और फिर जो भी डाउट आपको आया हो वो मेरे से बार बार पूछिएगा।
ओके, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता। सो गाइज़, इस चैप्टर की कम से कम 2 से 3 बार आप घर पर रीडिंग करिएगा। ओके, इस चैप्टर को रीड करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज़, स्टे सेफ एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।